हेलो एवरीवन, मैं विश्वदीप सक्सेना अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हुए आप अपने समय को गुजार रहे हैं। किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के साथ किसी का कोई परिचित हो सकता है कोविड की चपेट में आ गया हो। तो इन सारी परेशानियों के होते हुए भी आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब को लेकर, अपनी सरकारी नौकरी को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर चिंतित हैं और हताश भी हैं। तो इन सभी दिक्कतों के सामने उम्मीद की एक किरण ये है कि सरकार ने सभी चीज़ों के साथ, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी तक एजुकेशन सेक्टर को उसने पीछे रखा था, बाकी सभी चीज़ों को उसने लगभग खोल ही दिया था, ओपन कर दिया था। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर पर अभी तक ब्रेक लगा रखा था, सारे एग्ज़ाम अभी तक रोक रखे थे और लगभग आपके सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे जो आपने फॉर्म भरे थे। ठीक है, अब उम्मीद की किरण ये है कि सरकार की तरफ से अब थोड़ा सा एक्शन लिया जा रहा है और जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे उनकी एक फाइनल डेट सामने आ रही है। जैसे अभी रिसेंटली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अगस्त में ही, शायद फर्स्ट सेकेंड वीक में उसकी डेट आई है कि वो कब होना है, शायद फर्स्ट वीक के आसपास में होना था वो। तो इस तरह से सभी एग्ज़ाम्स की डेट अब आनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारा समय आपके पास अब नहीं बचा है। जो ब्रेक आपके प्रिपरेशन पे लग गया था, उस ब्रेक को हटाने का टाइम आ गया है। आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी बहुत ही फास्ट वे में। और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल यूपी एग्ज़ाम्स को लेके मैथ्स का बैच लॉन्च हो रहा है, जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास मिलने वाली है। ठीक है, डेली 1 घंटा की क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी और अर्थमेटिक और एडवांस का जो एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन, ये पूरा सिलेबस हम ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत सारी वैकेंसी, लेखपाल, यूपीएसआई, बहुत सारी वैकेंसी यूपी में पेंडिंग है। कब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यूपी का सिस्टम ऐसा है कि वैकेंसी नहीं आती है तो 2 साल तक नहीं आती है, और आनी है तो वो अचानक ही आ जाती है कभी भी। तो बहुत टाइम से चर्चाएं हो रही है कि यूपीएसआई की वैकेंसी पेंडिंग है, यूपी SSSC में बहुत सारे विभाग में पद खाली हैं। तो अभी रिसेंटली लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, उनका ज्ञापन सौंप दिया गया है। तो बस आपको तैयार रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इस सुनहरे समय को ऐसे ही वेस्ट कर दें, सोचते सोचते निराश होके, हताश होके कि भाई कोरोना हो गया और हमारी तैयारी नहीं हो रही, कोचिंग संस्थान बंद हैं। तो कोचिंग संस्थान बंद हैं तो भी आपकी तैयारी को ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपके साथ, आपके घर पर आपकी तैयारी कराने के लिए है। ठीक है, बस आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने घर पे इंटरनेट का सही यूज करना है, समय पर अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना है, क्लास लेनी है और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम, जैसे मैंने बताया, विश्वदीप सक्सेना है। 2014 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था और लगभग तभी से ही मैं टीचिंग लाइन में हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे पसंद है टीचिंग। तो मैं लगभग तभी से ही टीचिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में मैंने एजुकेशन दी है। लगभग 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैंने 7,000 से ज़्यादा ऑफलाइन लेक्चर्स लेकर ट्रेंड किया है। खुद भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, लेकिन अपने प्रेफरेंसेस दूसरे होते हुए, अपने गोल्स दूसरे होते हुए मैंने उनमें ज्वाइनिंग नहीं ली और अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को जारी रखा। चलिए, अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें तो आप जानते ही हैं, साथ में मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ बता देता हूँ, ताकि आपका कम से कम एक बार रिव्यू करने का मन हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपको अनअकैडमी की फैसिलिटीज़ और इसके फ़ायदे पता ही ना हो। तो अनअकैडमी पर आपको लगभग हर सब्जेक्ट की रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलती है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज के फैकल्टी यहाँ अवेलेबल हैं। लाइव टेस्ट आपके लिए कंडक्ट होते हैं, क्विजेस आपके लिए कंडक्ट होती हैं। सिलेबस एक पर्टिकुलर मैनर में आगे बढ़ता है। ये नहीं कि हम अर्थमेटिक सपोज पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम आज पढ़ा, अगले दिन एडवांस मैथ पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं होता है। अनअकैडमी पर सारे ही कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड मैनर पे चलते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है और सीक्वेंस में होती है। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहता है, क्योंकि जो भी वीडियो लाइव आती है वो भी आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे टॉप एजुकेटर ऐसे हैं जिनको आप जानते होंगे, लेकिन उनसे आप कभी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था वो कहाँ अवेलेबल है, या फिर उनकी फ़ीस आप नहीं पे कर पाते होंगे। तो बहुत सारे टॉप एजुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं। निःशुल्क आप उनकी बहुत सारी क्लासेस देख सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो उनके सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो सारे ही टॉप एजुकेटर, आप चाहे गांव में रहते हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे इंडिया के बाहर रहते हो, आपके लिए हर टॉप एजुकेटर आपके मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि अनअकैडमी पर जो टेस्ट सीरीज के प्लान होते हैं उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज प्लान होते हैं, वो तो आप देखेंगे जब वो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप खुद रिव्यू कर लेंगे। करना क्या है, करना सिर्फ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है और अनअकैडमी पर आपका एक्सेस ओपन हो जाएगा। आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं जो कि स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में होंगी और कुछ क्लासेस प्लस कोर्स की कैटेगरी में होंगी जिन्हें आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिवेट करना होगा। अनअकैडमी ने बहुत सारे मोड में सब्सक्रिप्शन पैक आपके लिए रखे हैं, जिसमें 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, ईयरली पैक और 2 साल के लिए। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपके लिए 7,000 में अवेलेबल है। और यदि आप इस पर मेरा रेफरल कोड बिस्प अप्लाई कर देते हैं, जब आप कोई भी सब्सक्राइब करेंगे प्लान को तो रेफरल कोड एक मांगेगा आपसे, वहाँ पर आप VISHV सिर्फ बिस्प पोस्ट करके प्रोसीड कर देंगे। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये पैक सिर्फ आपको 6,300 रुपये का मिलने वाला है। लेकिन यदि आप 2 साल का प्लान एक्टिवेट करना चाहते हैं जो कि 8,400 रुपये का है, तो ये 10% के डिस्काउंट के बाद आपको 7,560 रुपये का मिलने वाला है। ध्यान रखना, आपको रेफरेंस के लिए रेफरल कोड विस्प अप्लाई करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप कोई भी प्लान ले रहे हो, चाहे आप 3 महीने का ले रहे हो, चाहे आप 6 महीने का ले रहे हो, चाहे आप 2 वर्ष का प्लान ले रहे हो, आपको विस्प अप्लाई करने से 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं यूपी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ और आप एसएससी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तब भी आप इस रेफरल कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अर्थमेटिक के सभी टॉपिक आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ में या डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो के प्रोवाइड करा दूंगा। ये नेक्स्ट सेशन में हम टॉपिक को डिटेल में लिख देंगे आपके लिए कि क्या क्या सिलेबस है। अभी मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि अर्थमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, कैलकुलेशन ट्रिक्स होंगी, फ्रैक्शन होगी, डेसिमल नंबर्स होंगे, रिमाइंडर थ्योरम होगी, बहुत सारी चीज़ें नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। कुछ चीज़ें एडवांस नंबर सिस्टम में आती हैं जो कि एसएससी ओरिएंटेड हो जाती हैं, उनको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। एक कदम हम आगे की ही तैयारी करेंगे, यूपी एग्जाम में जो भी आता है उससे हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझने के बाद हम टाइम एंड वर्क करेंगे। बहुत सारे टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस होते हैं, तो उसके बाद हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद रेशियो बेस्ड जो भी टॉपिक है, जैसे रेशियो के अंदर सबसे पहला टॉपिक आएगा टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी के अंदर ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि रेस भी इसका ही एक पार्ट है, तो रेस के अंदर भागने तोड़ने की बात तो होती है, लेकिन वो बेसिक रेशियो का ही एक पार्ट है। उसके अंदर सिर्फ रेशियो के कॉन्सेप्ट ही लगते हैं और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक फंडा वहाँ पर लगता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज के बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर हमारा परसेंटेज वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, परसेंटेज के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। और डिस्काउंट के बाद फिर हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर परसेंटेज की भी बात होती है और इसके अंदर रेशियो की भी बात होती है, तो ये रेशियो बेस भी है और परसेंटेज बेस भी है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक एज, जो कि यूपी एग्ज़ाम में रीजनिंग के अंदर भी आ सकता है और मैथ वाले पार्ट के अंदर भी आ सकता है। यूपी के बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग और मैथ मिक्स होकर आती है। ठीक है। आपने पेपर दिया हुआ तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद में हम थोड़ा सा पार्ट एडवांस मैथ का पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक अलजेब्रा और मेंसुरेशन। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये यूपी SSS का है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या फिर यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति भी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको मेंसुरेशन भी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी और आपको थोड़ा अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये थोड़ा सा सिलेबस का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। लगभग 2 से ढाई महीने में ये सारा सिलेबस हम खत्म कर पाएंगे। आज के सेशन में जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। यानी नंबर सिस्टम
किसे कहते हैं, संख्या पद्धति हम किसे कहेंगे। तो संख्या पद्धति जैसे नाम से ही क्लियर है, बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन हम कोई भी चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, आज पहली क्लास है तो हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज तक प्रिपरेशन नहीं की है, और यदि आपने प्रिपरेशन की है तो भी आज की क्लास आपके लिए वेस्ट नहीं होने वाली है। आपका इस 1 घंटे में बहुत सारी बातें ऐसी पता लगेंगी जहाँ आपको कन्फ्यूज़न था या शायद वो बातें आपको पता ही नहीं थी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी पद्धति जिससे हम नंबर को दर्शा सकते हैं। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस द नंबर्स, मतलब संख्याओं को दर्शाने का जो तरीका है उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे एग्जाम इस तरह का तो है नहीं कि आपको 1 नंबर में डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, तो ये बात हम जान रहे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएंगे, वो तो आपको पता ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जहाँ पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम के जो टाइप्स हैं, कितने तरह की संख्या पद्धति होती है, कितने तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम है आप सबका फेवरेट, बचपन से आज तक आपने सारी पढ़ाई गणित की इसी नंबर सिस्टम के अंदर की है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होगा हिंदी में, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि इसके अंदर 10 अंकों का यूज होता है, और वो 10 अंक कौन से होते हैं, वो 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट कितनी हो गई, 10 हो गई, इसीलिए इसे 10 आधारी या फिर दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। इसके बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम किसको बोलेंगे, इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी बुक में बाइनरी पहले लिखा हो, डेसिमल बाद में लिखा हो, तो ये 4 नंबर सिस्टम है, इनको हम आगे पीछे लिख के भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति का मतलब क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसका जो आधार है यानी बेस है वो 2 है। 2 बेस होने का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही अंक यूज होते हैं, और वो अंक हैं 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी कि अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर कुल 8 अंकों का यूज होता है, और वो 8 अंक कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आएगा या नहीं आएगा बताइए। 8 टोटल अंक होने चाहिए, तो 8 टोटल अंक तो 7 तक ही हो जाएंगे ना, इसका मतलब यहाँ पर 8 नहीं आता है। कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में टोटल 10 अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक ही 10 अंक हो जाएंगे। द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंक होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 2 होगा, 0 भी तो आ रहा है, तो 0, 1 यानी 2 अंक हो गए। जैसे 0 से लेकर 7 तक टोटल अंक कितने हो गए, 8 हो गए हैं, इसका मतलब ये अष्टाधारी संख्या पद्धति है। अच्छा, बेस 16 का मतलब क्या है कि टोटल कितने इसके अंदर डिजिट होंगे, 16 होंगे। अच्छा चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं षोडश आधारी, षोडश आधारी संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी इसको मुझे लगता है इंग्लिश में ही उन्होंने जाना होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी संस्कृत जैसी लगती है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए मैं हर वर्ड को हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं षोडश आधारी नंबर सिस्टम, षोडश आधारी संख्या पद्धति। इसके अंदर कुल अंक कितने यूज होते हैं, 16, और वो 16 अंक कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद क्या होते हैं, A, B, C, D, E, F। आपने स्कूल टाइम में कंप्यूटर सब्जेक्ट में इसमें कन्वर्जन भी किया होगा कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ये सारे कन्वर्जन भी होते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन हम तब करेंगे जब कंप्यूटर हमारे सिलेबस में होगा और कंप्यूटर वाले पार्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, मतलब गणित का ये भाग कहाँ आता है, कंप्यूटर। जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें कंप्यूटर वाले पोर्शन में कभी कभी एक सवाल इस तरह का आ जाता है कि कन्वर्ट दिस नंबर इनटू दिस नंबर। तो ये कन्वर्जन जनरली मैथ के अंदर कभी नहीं आएगा, जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाएगा उसके अंदर ही आने की संभावना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस कन्वर्जन को नहीं पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन आज का इशू है, जो टॉपिक है, वो है कि हम नंबर सिस्टम को क्लासीफाइड करने वाले हैं। क्लासीफाइड का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण करना। किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करने का मतलब उसके टुकड़े करना या उसको वर्गीकृत करना। ठीक है, उसमें छटाई करनी है हम लोगों को। तो नंबर सिस्टम
कौन सा वाला नंबर सिस्टम की यहाँ बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है डेसिमल नंबर सिस्टम की, है ना। यहाँ पर चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख भी लें कि एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जनरली हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ही बात करते हैं सारी पूरे गणित की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कितने तरह के अंक होते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं, क्या उनकी खासियत होती है, उस सब के बारे में आज का ये सेशन है। और आई प्रॉमिस बहुत सारी चीज़ें आपको आज पहली बार पता लगेंगी। हो सकता है आप उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो, तो आज वो सारे डाउट्स आपके दूर होने वाले हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने से पहले, किसी भी चीज़ को अलग अलग करने से पहले, यानी कैटेगराइज करने से पहले उसका मिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे किसी क्लास के अंदर लड़के और लड़कियां मिक्स होकर बैठे हैं, तो आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि बॉयज़ इस तरफ बैठेंगे, गर्ल्स इस तरफ बैठेंगी, ठीक है। दाल के अंदर अगर कंकड़ है तो आप दाल में से कंकड़ निकाल के उनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये कंकड़ है और ये दाल है, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को अलग अलग करने से पहले, छटाई करने से पहले उनका मिक्स होना ज़रूरी है। तो मिक्स होना ज़रूरी है, तो पहले हम सारे नंबर को मिक्स कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। मैंने सभी नंबर को मिक्स कर दिया और सभी नंबर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये 11th क्लास में अगर आप NCERT की बुक पढ़ते होंगे तो 5th चैप्टर उसके अंदर होता था, अगर आपकी याददाश्त बहुत तेज है तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम सम्मिश्र संख्याओं के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सम्मिश्र संख्या के अंदर हर नंबर इंक्लूड हो गया, हर डिजिट इंक्लूड हो गई, चाहे वो कैसा भी नंबर हो डेसिमल नंबर सिस्टम का, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे बोलते हैं? कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं कह पाएंगे? तो जो संख्या हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जो संख्याएं हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संख्या रेखा आप समझते हैं, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। ध्यान हुआ, इसके दर्शन तो आपको 6th क्लास में ही हो गए होंगे कि जैसे एक रेखा है तो यहाँ पर प्लस अनंत होता है, इस साइड में अगर आगे बढ़ेंगे तो माइनस अनंत होता है और बीच में क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ध्यान आ गया होगा, इसको ही हम नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर इस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सपोज मैं आपसे बोलूँगा कि बताइए 3/2 कहाँ होगा? 3/2, तो 3/2 का मतलब है 1.5। 1.5 कहाँ होगा? 1 और 2 के ठीक बीच में होगा, यानी यहाँ होगा। 1 और 2 के ठीक बीच में यहाँ पर होगा। तो ये 3/2 क्या हो गया? एक वास्तविक संख्या हो गई। तो जो भी नंबर हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो संख्याएं सभी की सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जो नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए 2 का स्क्वायर क्या है, तो आप सबका जवाब होगा 4। अगर मैं आपसे बोलता हूँ -2 का वर्ग क्या है, तो भी आपका जवाब होगा 4। वर्ग तो आप समझते हैं ना, वर्ग का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर x का वर्ग लिखा है तो इसका मतलब होता है x × x, है ना। x को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो ये 2 क्या है? 2 यहाँ पर क्या है? घात है। घात यानी कि पावर, है ना। बेस को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो जब किसी नंबर की घात 2 होती है, इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा? वर्ग बोला जाएगा। और वर्ग का मतलब क्या है? x × x, यानी उस नंबर की उसी नंबर से गुणा कर देंगे। तो 2 का वर्ग मतलब 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। और -2 का वर्ग मतलब -2 × -2, तो भी क्या होगा? 4। अच्छा, इसका ठीक उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 16 का वर्गमूल क्या है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। इस चीज़ को क्या बोलेंगे कि 16 का वर्गमूल 4 है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है कि 9 का वर्गमूल क्या है, तो या तो मैं ऐसे बोलूं कि 9 का वर्गमूल क्या है, या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि 9 किसका वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? तो बताइए किसका वर्ग है? 3, यानी 9 का वर्गमूल क्या है? 3 है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 64 का वर्गमूल क्या है, तो आपका उत्तर होगा 8, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 का वर्गमूल क्या है, तो आपका उत्तर होगा 2। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ -4 का वर्गमूल क्या है। -4 का वर्गमूल ध्यान से सोच के बताइए, यानी 4 का वर्गमूल 2 है, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 किसका वर्ग है, तो 4 2 का वर्ग है। अब आप -4 के वर्गमूल को 2 नहीं कह सकते, क्योंकि 2 का वर्ग -4 नहीं होता, ठीक है। -4 का वर्गमूल 2 नहीं होता,
ठीक है। 2 अगर -4 का वर्गमूल होता, इसका मतलब 2 का वर्ग करने पे -4 आना चाहिए, और वो तो आता नहीं है, ठीक है। और -4 का वर्गमूल -2 भी नहीं होता। -4 का वर्गमूल अगर आप बोलें कि -2 होता है तो ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि -2 का वर्ग फिर -4 होना चाहिए। अगर -4 का वर्गमूल -2 है, इसका मतलब तो फिर क्या होगा कि -2 का वर्ग करने पर -4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि -2 की -2 से गुणा करने पे भी क्या आता है, प्लस ही आता है। इसका मतलब इस चीज़ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति हो गई कि हम इसको नकार भी नहीं पा रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि माइनस नहीं आएगा, और हम ये भी नहीं कह पा रहे कि माइनस आएगा तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा। मतलब माइनस को हम हटा नहीं पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को हम अपनी कल्पनाओं में ही समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो -4 का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे कि हम अंडर रूट के अंदर इस तरह से लिख लेंगे 4 × -1, 4 × -1। अब 4 का जो वर्गमूल है वो तो आप जानते ही हैं कि 2 होता है, और अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है, -1, ठीक है। तो अंडर रूट -1 को ही शास्त्रों में आई कहा गया है। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। शास्त्रों का मतलब यहाँ पर सच वाले शास्त्र नहीं है, ठीक है। गणित में क्या बोला गया है, अंडर रूट -1 को आयोटा यानी आई बोला गया है। यानी जिंदगी में कहीं भी आप आई देखेंगे गणित विषय में, तो आई का मतलब नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है, आयोटा होता है, जिसका मतलब अंडर रूट -1 है, ठीक है। अगर आई का मतलब अंडर रूट -1 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आई का मतलब अंडर रूट -1 है, इसका मतलब आई स्क्वायर का मतलब तो -1 होगा। भाई दोनों साइड वर्क कर देंगे तो रूट हटेगा, ठीक है। अच्छा एक बार और वर्क कर दो इसका, तो आई की घात 4 = क्या हो जाएगा, +1। तो इन चीज़ों पे बेस भी कई बार एक बेसिक सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इतना सा सवाल भी कई बार पूछा गया है कि आई एक काल्पनिक नंबर है, तो बताइए आई की घात 2 + आई की घात 4 + आई की घात 8 + आई की घात 16, ऐसे सवाल भी आए। तो बताइए आई की घात 2 क्या होता है, -1, आई की घात 4 क्या होता है, +1। अब आई की घात 4 +1 है, तो इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आई की घात 8 भी क्या होगा, +1 होगा। अब आई की घात 8 बराबर +1 है, तो उसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आई की घात 16 भी क्या होगा, +1 होगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इसका जो जवाब है वो क्या होगा, 2। तो इस तरह का मामूली सा सवाल भी कई बार पूछा गया है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हम कर पा रहे थे, है ना, जो कहीं ना कहीं -अनंत से +अनंत के बीच में लाई करते हैं। मतलब संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं होंगे, संख्या रेखा पर उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। भले आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर कोई नंबर -अनंत से +अनंत के बीच में है तो वो क्या है, वास्तविक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए परिभाषा के हिसाब से परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, ठीक है। P/Q में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वे संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब किन संख्याओं को P/Q में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैं वास्तविक में आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कोई एग्जाम्पल दीजिए इस चीज़ का। एक ऐसी संख्या बताइए जो अपरिमेय संख्या है, तो P/Q में प्रदर्शित किसे नहीं किया जा सकता। तो देखिए एक तो कोई भी ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है और उसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा है, जैसे √3, √5, √7, √11। जितनी भी ये संख्याएं हैं जो कि अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं, जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई है, जैसे मैं बोलता हूँ भाई 4 है, 4 के ऊपर ये साइन लगा है तो 4 तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। लेकिन 3, 5, 7, 11 किसी नेचुरल नंबर यानी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। प्राकृतिक संख्या की भी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, लेकिन फिलहाल आप जनरली समझ लीजिए कि जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा है तो वो क्या होता है,
कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, हम एक एक करके समझते हैं। कुछ दशमलव वाली संख्याएं ऐसी होती हैं कि वो नॉन एंडिंग सीरीज होती हैं। नॉन एंडिंग सीरीज, ध्यान से समझना एक एक बात को, यहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है। ठीक है, नॉन एंडिंग सीरीज होती हैं। नॉन एंडिंग सीरीज, नॉन एंडिंग सीरीज किसे बोलेंगे कि 1.222222 ये नॉन एंडिंग सीरीज है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1.232323 ये भी एक नॉन एंडिंग सीरीज है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1.157 डॉट 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 ये भी क्या है? ये भी एक नॉन एंडिंग सीरीज है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 1.1237231। ठीक है, ये भी एक नॉन एंडिंग सीरीज है। समझ पा रहे हैं आप? नॉन एंडिंग सीरीज का मतलब जहाँ पर उसका अंत ना हो रहा हो। लेकिन इन तीनों सीरीज में और इस सीरीज में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? तो डिफरेंस आप सबने नोट किया होगा। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसमें एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब उसके अंदर रिपीटिशन है। रिपीटिशन का मतलब कि ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 3 2 3 2 3 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है। यहाँ पर 157 157 157 157 की पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? 1.2 पे बार, 1.23 पे बार, 1.157 पे बार। तो जिन संख्याओं के अंदर दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है उन संख्याओं को हम p/q में बदल सकते हैं। उन संख्याओं को हम p/q में बदल सकते हैं। यानी ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद कोई पैटर्न नहीं होता। पैटर्न नहीं होता मतलब उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैनर में पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ 1 2 3 7। ठीक है, अब 7 के बाद 2 आ गया है ना, जबकि यहाँ 2 से पहले क्या था? 1 था। तो पहले 1 के बाद 2 आया था, अब 7 के बाद 2 आ गया। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, आप अगला डिजिट नहीं बता सकते। तो जब ऐसी नॉन एंडिंग सीरीज होती हैं जहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, कोई पुनरावृत्ति एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो रही है, तो उन संख्याओं को आप कभी भी p/q में प्रदर्शित नहीं कर सकते। और ये संख्या क्या होती हैं? इर्रेशनल होती हैं। इर्रेशनल का मतलब क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें p/q में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं के अलावा आप सभी को क्या कर पाएंगे? p/q में प्रदर्शित कर पाएंगे। जैसे कहीं पर 1.2 लिखा है, अब ये तो एंडिंग सीरीज है, ये नॉन एंडिंग सीरीज थोड़ी है। नॉन एंडिंग का मतलब जो खत्म ना हो रही हो। अब ये तो पहले से ही एंडिंग सीरीज है। तो जितनी भी लिमिटेड सीरीज होती हैं, मतलब जिनमें आपको वो खत्म होती हुई दिखती हैं, तो वो तो होती ही है। आप देखो डायरेक्ट पॉइंट हटा सकते हो, 10 से भाग कर दो 12 को, 12 को 10 से भाग करोगे तो 1.2 ही तो आएगा। तो ये हो गया p/q। समझ पाए आप? लेकिन जो नॉन एंडिंग सीरीज होती हैं इसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि कोई पैटर्न है, यदि डिजिट रिपीट है, यदि डिजिट रिपीट है तो क्या होगा? p/q में प्रदर्शित कर पाएंगे। और यदि कोई पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है डिजिट की अंकों की, तो आप वहाँ पर p/q में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे 1.2 और 1.3 ये भी क्या होते हैं? नॉन एंडिंग सीरीज ही होते हैं, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहाँ 0 0 0 0 लगा सकता हूँ इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो 0 की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है ना, लेकिन इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। आपने सुना होगा कि दशमलव के बाद के शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको लिखते भी नहीं है, क्योंकि 0 0 0 यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं? सिर्फ 1.3 ही लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्योंकि ये प्रीमियर है, इसमें मैं आपके लाइव कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। यदि किसी का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा अगले सेशन की स्टार्टिंग में ही उसको दूर कर दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या कितने तरह की होती है? तो परिमेय संख्या को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक तो जिसके अंदर दशमलव लगाने की ज़रूरत ना हो, और एक जिसके अंदर दशमलव लगाने की ज़रूरत हो। इसके अंदर दशमलव की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर दशमलव की ज़रूरत है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? दशमलव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
जैसे -8, -7, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +11, +1025, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। और ये सीरीज कहाँ तक चलेगी? प्लस इनफाइनाइट तक चलेगी। समझ पा रहे हैं आप? पूर्णांक कौन से होते हैं जिसके अंदर मुझे दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 है तो 5 अपने आप में 5 है, इसके अंदर मुझे पॉइंट लगा के कुछ 1, 2, 3 या 0 लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। 5.0 को मैं सिर्फ 5 भी तो लिख सकता हूँ। तो जिसका रिप्रेजेंटेशन के लिए दशमलव की आवश्यकता नहीं है वो क्या है? पूर्णांक है अपने आप में। और जहाँ किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दशमलव की आवश्यकता है वो दशमलव संख्या है। जैसे 1.2, 2.3, 4.2, ठीक है। अच्छा, कुछ दशमलव संख्याएं जो कि परिमेय संख्या नहीं थी, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे 2.3, 5, 7, 8, 9, मतलब जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं था, उन संख्याओं की बात नहीं होगी अब, क्योंकि ये परिमेय संख्या के अंदर जो कैटेगरी है उसकी बात हो रही है। अब वो अपरिमेय संख्याओं की बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ दशमलव संख्या अपरिमेय भी होती है ना। अभी हमने बात की थी कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, वे संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वो दशमलव संख्याओं की बात अपरिमेय हो गई है, अपरिमेय वाली कैटेगरी में हो गई है। अब कैटेगरी कौन सी चल रही है? परिमेय संख्या वाली। तो परिमेय संख्या के अंदर जो दशमलव संख्याएं आएंगी उसमें सभी की सब कौन सी होंगी? कौन सी वाली होंगी? जिसके अंदर कोई पैटर्न होगा। ठीक है, समझ पाए उसको? ये वाली संख्या इंक्लूड मत कर देना। अब कभी आप सोचो कि यहाँ दशमलव संख्या लिखा है तो ये वाली संख्या भी आप इंक्लूड कर दो, ये वाली की बात नहीं होगी। अब ये अपरिमेय संख्या के अंदर कैलकुलेट हो चुकी हैं, इन दशमलव संख्याओं में ये वाली संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली दो तरह से होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन कई तरह से हो सकता है। जैसे आप सपोज स्कूल में पढ़ते होंगे, आप क्लास में बैठे हैं, आपका टीचर आके आपको कई तरह से क्लासिफाइड कर सकता है। आपके टीचर आपसे कह सकते हैं कि गर्ल्स इधर बैठे हैं, बॉयज इधर बैठे हैं, तो ये आपका जेंडर के बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ, लिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, आपके टीचर आपसे ये भी कह सकते हैं कि जिनका वेट 60 किलो से ज़्यादा है वो इधर बैठे, जिनका वेट 60 किलो से कम है वो इधर बैठे। ये वजन के आधार पे हुआ क्लासिफिकेशन। आपके टीचर ये भी कह सकते थे कि चश्मा लगाने वाले इधर बैठे हैं और चश्मा ना लगाने वाले दूसरी तरफ बैठे हैं, तो ये आई साइट के बेस पे हुआ या अपीयरेंस के बेस पे हुआ क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कंप्यूटर में आपने पढ़ा है कि आकार के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और काम के आधार पे, कार्य प्रणाली के आधार पे कौन से होते हैं? ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग बेस पे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका क्लासिफिकेशन अलग अलग चीज़ों को आधार बना के किया जा सकता है। तो पहले मैं इंटीजर का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ इनके नेचर के बेस पे, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बेस पे। ठीक है, चार्ज के बेस पे। तो कौन सी संख्या ऐसी हैं जिनके आगे प्लस होता है? +1, +2, +3। पॉजिटिव ही नहीं तो बोलेंगे हम, है ना। इसको तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी इंटीजर प्लस साइन वाले होते हैं उनको हम कहाँ रखेंगे? पॉजिटिव कैटेगरी में। और जितने भी इंटीजर माइनस साइन वाले होते हैं उसको हम कहाँ रखेंगे? नेगेटिव कैटेगरी में। तो यहाँ मैंने किसको बेस बनाया? यहाँ मैंने इनके चार्ज को, यानी इनके साइन को बनाया बेस, है ना। साइन के आधार पर हमने इसको क्लासीफाइड कर दिया कि पॉजिटिव वाले एक तरफ और निगेटिव वाले एक तरफ। तो 0 कहाँ आएगा? 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? बताइए। अब बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि पॉजिटिव है, बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा 0 इंटीजर ही नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा? 0 इंटीजर तो है ही, है ना। 0 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, 0 को किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है, 0 अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो 0 इंटीजर तो है। आप पॉजिटिव भी नहीं कह सकते उसको, निगेटिव भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आपके पास 0 रुपये हैं तो ना तो आप किसी के कर्जदार हो और ना ही आपके पास पैसा है, तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो 0 अपने आप में कहाँ आएगा? 0 एक थर्ड कैटेगरी में आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन क्या है? इंटीजर होता है। ध्यान रखना हमेशा, शून्य इंटीजर है लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब मैं इंटीजर को क्लासिफाइड करूंगा ओड और इवन के बेस पे। ओड का मतलब आप जानते हैं विषम होता है, ओड का मतलब होता है विषम, और इवन का मतलब क्या होता है? सम। सम और विषम के आधार पे कैसे हुआ? तो जो संख्याएं, जो पूर्णांक 2 से भाज्य होते हैं, जो पूर्णांक 2 से भाज्य होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सम संख्याएं।
और जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम संख्याएं। मतलब जो इवन नहीं है वो क्या है? ओड है। जो इंटीजर इवन नहीं है वो ओड है। ऐसे ध्यान रखो आप, अलग से डेफिनेशन इसकी कोई नहीं होती है विषम की। सम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो 2 से भाज्य है वो सम संख्या है। समझ गए आप इस चीज को? और बाकी सब क्या होंगे? विषम होंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई -5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। -3 नहीं कटेगा, -1 नहीं कटेगा, +1 2 से नहीं कटेगा, +3 भी नहीं कटेगा, +5 भी नहीं कटेगा, +7 भी विषम है। सम कौन है फिर? सम -6 -4 कटेगा। 2 के मल्टीपल होते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ये सभी क्या मल्टीपल है। तो -6 -4 -2 +2 +4 +6 ये सभी क्या है? 2 के मल्टीपल हैं, यानी सम संख्या है, सभी 2 से डिविजिबल हैं। अब फिर से यहाँ 0 की टेंशन है कि 0 क्या है? 0 सम संख्या है या 0 विषम संख्या है? सबसे बड़ी टेंशन हमें हमारे सामने क्या है? 2 को लेकर है। तो 2 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 2 विषम है या 2 सम है, या 2 ना सम है ना विषम है, 2 अलग ही कैटेगरी में आएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 अलग कैटेगरी में आएगा, हो सकता है वो भी सही हो। सोचिए आप 10-15 सेकेंड कि क्या है? 0 इवन है या ओड है? 0 सम है या विषम है? जैसे अभी ऊपर हमने पॉजिटिव निगेटिव पढ़ा था, तो 0 क्या था? ना तो पॉजिटिव था निगेटिव था, उदासीन था, अलग कैटेगरी में आ गया, थर्ड कैटेगरी में आ गया। तो वैसे ही 0 इवन होगा या ओड होगा? ये थर्ड कैटेगरी में आएगा। चलिए समझते हैं बात को। हमेशा ध्यान रखना कि 0 एक इवन नंबर होता है। 0 एक इवन नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन है। तो 0 को 2 से भाग करने पे 0 आता है, डिवाइड हो तो गई। जो आपका भागफल है वो दशमलव में नहीं आ रहा ना, भागफल तो अपने आप में पूर्णांक है। तो जब भागफल पूर्णांक होता है तो संख्या कंप्लीट डिविजिबल कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 6 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ डिविजिबल है, क्योंकि पूरा पूरा कट गया 3 बार। 3 एक पूर्णांक है, तो 6 2 से पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है कि भागफल अपने आप में एक पूर्णांक है। तो जब भागफल पूर्णांक होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट डिविजिबल कहते हैं। तो 0 को 2 से भाग करने पे कंप्लीट डिविजिबल है, क्योंकि 0 भागफल है, 0 कोसेंट है हमारा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप? तो अगर 0 2 से भाज्य है तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत क्या है? आप क्या बोलेंगे इसके बेस पे? इसके बेस पे हम बोलेंगे कि 0 एक सम संख्या है। अब बहुत सारे कलाकार क्या बोलते हैं कि सर 0 तो 3 से भी कट जाता है ना, 0 तो 3 से भी कट जाता है 0 बार। तो कटने दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? कहीं यहाँ डेफिनेशन में ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो सम संख्या नहीं होगी, है ना। ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी। जैसे 6 भी कटता है 3 से, तो है ना, तो क्या 6 सम संख्या नहीं है? तो किसी और से कट रहा है या नहीं कट रहा है ये आपको चेक ही नहीं करना है। किसी और से डिवाइड हो या ना हो ये आपको चेक ही नहीं करना, आपको 2 से चेक करना है। 2 से डिवाइड हुआ, अगर भागफल एक पूर्ण संख्या है तो वो सम संख्या है, और 2 से डिवाइड नहीं हुआ मतलब भागफल एक पूर्ण संख्या नहीं है, भागफल एक पूर्णांक नहीं है, तो आंसर क्या है फिर? कि वो संख्या विषम होगी, ओड होगी। समझ पाए आप इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था +1 +2 +3 +4, और ये बात कहां तक जा रही थी? प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बात प्लस इनफाइनाइट तक थी। अब 1 से लेके अनंत तक में कौन सी संख्या प्राइम होंगी? प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? सभी लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक टर्म हम लोग आज पढ़ रहे हैं, बस इनमें थोड़े थोड़े जो डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभाज्य संख्या। और नॉन प्राइम को क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम को बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसे इसका जो ज़्यादा सही नाम है वो है संयुक्त संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्या ऐसी होती हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं? कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि अभाज्य संख्या है? जैसे डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि जिन नंबर्स के केवल और केवल, एग्जैक्टली का मतलब फिक्स है, ना कम और ना ज्यादा। एग्जैक्टली कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर का मतलब यहां पर क्या है? गुणनखंड से है। फैक्टर का मतलब यहां पर है गुणनखंड। जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स,
मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड हो गए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, नॉन प्राइम यानी कंपोजिट नंबर, जिसको हम हिंदी में भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या बोलते हैं। अच्छा, फैक्टर होते क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ 10 के फैक्टर बताओ, तो 10 के फैक्टर क्या है, मतलब 10 किस किस से कटता है, 10 किस किस से कटता है, तो 10 1 से भी कटता है, 10 2 से भी कटता है, 2 पंजे 10, 3 से कटता है नहीं कटता, 4 से कटता है नहीं कटता, 5 से कटता है, 5 दूनी 10 2 बार कटता है तो 5 हो गया, 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, 10 से भी नहीं कटता, कटता है 10 से, अच्छा ठीक है, फिर 10 से कटता है तो 10 भी लिख लेते हैं, सही है। तो 1 2 5 और 10 इन सभी नंबर्स को मैं क्या कह सकता हूँ कि इन चारों नंबर से 10 डिविजिबल है, यानी ये सभी नंबर क्या हो सकते हैं, 10 के फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, फैक्टर का मतलब ये मत समझ लेना कि इन सबकी गुणा करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है, वो गुणनखंड अलग चीज़ हो गई, वो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वो गुणनखंड भी बहुत सारे तरह के होते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, और एक जो है हम इंडिविजुअल फैक्टर देख रहे हैं कि किस किस से डिविजिबल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 24 के फैक्टर करिए, तो एक फैक्टर तो इसके ऐसे होते हैं कि भाई इसके मैं टुकड़े करके लिख देता हूँ ऐसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, एक फैक्टर तो ये हो गए। लेकिन यहाँ इस तरह के फैक्टर की बात नहीं हो रही कि गुणा करने पे 24 आना चाहिए, यहाँ इन फैक्टर की बात नहीं हो रही। यहाँ फैक्टर से मेरा मतलब है कि 24 किस किस से डिविजिबल है, तो 24 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है। समझ पाए आप? तो जिस जिससे डिविजिबल है उनको यहाँ पर फैक्टर बोला जा रहा है। इनकी गुणा करने पे 24 नहीं आना चाहिए, ये बात नहीं है यहाँ पर, ये मतलब नहीं है 24 के फैक्टर का इन सब की गुणा करके 24 लाओ, वो अलग चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल फैक्टर का मतलब क्या है कि जिससे डिविजिबल है वो सब फैक्टर कहलाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 किस किस से कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिन नंबर्स के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ का मतलब क्या है, वो नंबर स्वयं होना चाहिए। एक फैक्टर तो 1 हो गया और दूसरा 2 है, यानी 2 क्या है, संख्या खुद ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, एक प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 के फैक्टर क्या होते हैं, एक 1 है और एक 3 है और किसी से नहीं कटता, तो एक संख्या खुद हो गई और एक क्या है, 1 है। तो जब किसी संख्या के 2 फैक्टर होते हैं जिनमें एक तो 1 होना चाहिए और एक वो संख्या खुद होनी चाहिए, तो वो संख्या प्राइम कहलाती है। जैसे 5 है, 5 के फैक्टर क्या है, 1 है और 5 है और कोई है ही नहीं। ऐसे 7 के फैक्टर क्या है, 1 है और 7 है। ऐसे 11 के फैक्टर क्या है, 1 है और 11 है, 1 है और 11 है, तो 11 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अच्छा 4 क्या है, 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 4 2 1, ये तो 3 फैक्टर हो गए। तो जब 2 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, नॉन प्राइम होता है, यानी कंपोजिट होता है। ऐसे 6 क्या है, 6 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन प्राइम नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहलाएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा फिर से यहाँ पर एक बहस का मुद्दा है कि 1 क्या है 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है, क्या है, 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, बताइए। 1 के फैक्टर आप मुझे बताएं, 1 के फैक्टर क्या होता है, तो 1 का सिर्फ एक ही तो फैक्टर है, एक के अलावा और किससे कटता है, बताइए। दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जो 1 को काट पाए, ऐसा कोई नंबर हुआ है दुनिया में जो 1 को काट दे, 1 के अलावा। तो 1 का एक ही फैक्टर है 1, यानी 1 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। और यहाँ तो लिखा था कि भाई 2 फैक्टर होने चाहिए, एक खुद होनी चाहिए संख्या और एक 1 होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए, है ना, 2 फैक्टर होने चाहिए हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। कई बच्चे कहते हैं कि सर 1 से भी कट गया और खुद से भी कट गया, लेकिन ये दोनों फैक्टर तो सेम हो गए ना, खुद भी 1 है और एक भी 1 है ही, तो दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए तब जाके बात बनती है। तो 1 का सिर्फ कितने फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। और जब प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर होने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो इसे 2 से भी ज़्यादा फैक्टर चाहिए। किसी संख्या को कंपोजिट होने के लिए 2 से भी ज़्यादा फैक्टर चाहिए होते हैं, इस बेचारे पे तो 1 ही है। अगर 2 होते तो ये प्राइम हो जाता, 2 से ज़्यादा होते तो ये कंपोजिट हो जाता। तो फिर 1 क्या है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 क्या होता है, 1 एक ना तो प्राइम नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है।
समझ पाए आप इस चीज को? पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से ही तो स्टार्ट होते हैं। तो 1 से आगे के बारे में हमने देख लिया भाई, जिसके 2 फैक्टर हैं वो प्राइम और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो नॉन प्राइम। लेकिन 1 बेचारा कहाँ है? ना प्राइम में है ना नॉन प्राइम में है। अच्छा, 1 से जो छोटे नंबर्स हैं, छोटे नंबर कौन है 1 से? 0, -1, -2, -3, इन सब के अंदर प्राइम नॉन प्राइम की बात करना ही बेवकूफ़ी है। नेगेटिव नंबर कभी प्राइम नॉन प्राइम नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन करना ही बेकार है। जैसे मैं आपसे कहूँगी भाई, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में मैं आपसे कहूँगी बताइए वॉशिंगटन इंडिया के अंदर कहाँ है? वॉशिंगटन इंडिया के अंदर कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? तो आप कहेंगे सर कैसा सवाल पूछ रहे हो, वॉशिंगटन तो अमेरिका में है, इंडिया के अंदर इंडिया के स्टेट पूछो, ठीक है ना। तो वैसे ही प्राइम और नॉन प्राइम की बात कहाँ होगी? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर होगी। अगर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर के अंदर बताओ कौन प्राइम है कौन नॉन प्राइम है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। समझ पाए आप मेरी बात को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे? कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? तो जिन संख्याओं के अस्तित्व में इंसान का कोई हाथ नहीं है, नो ह्यूमन रोल, मतलब किसी मनुष्य का कोई रोल नहीं है इन संख्याओं के अस्तित्व में। गणित विषय की शुरुआत होने से पहले से ही ये संख्या यूज में थी, यानी गिनती, काउंटिंग नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, 1 2 3 4 5, यानी गणित विषय की शुरुआत हुई भी नहीं थी तब भी लोग कहते थे कि मेरे पास 1 गाय है, मेरे पास 2 गाय है, मेरी 3 पत्नियां हैं, मेरे 1000 पुत्र हैं। तो ये सारी बातें गणित विषय की शुरुआत से पहले भी थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर गणित में तो 0 भी होता है, और जो पुराने हमारे रामायण और महाभारत है वहाँ 0 की भी बात होती है कि रावण के 10 सर थे और कौरव 1000 थे, तो फिर 0 प्राकृतिक संख्या में क्यों नहीं है? जब पुराने लोग 1 2 3 4 गिनते थे और उनको नेचुरल संख्या माना गया, नेचुरल नंबर्स माना गया, तो 0 को भी नेचुरल नंबर मानना चाहिए, क्योंकि रावण के 10 सर थे, ये बहुत पुरानी बात है, और कौरव 1000 थे, ये भी बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। तो 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं माना गया? क्योंकि यहाँ डिजिट्स की बात हो रही है, यहाँ भाषा की बात नहीं हो रही। आप जब रामायण देखेंगे तो रामायण के अंदर कहीं भी 10 ऐसे करके लिख के नहीं आएगा। रामायण जब आप पढ़ेंगे, ओरिजिनल रामायण जो है अब जो कलयुग में लिखी गई है उसके अंदर तो 10 ऐसे भी लिख सकते हैं वो, लेकिन जो उस समय पे 10 बात होती थी, उस समय के जो ग्रंथ रहे होंगे उसके अंदर कहीं भी 10 ऐसे करके नहीं है, दशम हो सकता है, ठीक है, ये लिखा होगा वहाँ पर। जैसे 1000 है, कौरव 1000 थे, तो 1000 ऐसे नहीं लिखा होगा उस समय पे, उस समय पे सहस्त्र लिखा होगा। सहस्त्र का मतलब क्या है? 1000 है, तो सहस्त्र कौरव होगा, ये वाला 1000 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गोल वाला 0 है जिसको ओ जैसा आप देख रहे हो, ये वाला जो 0 है ना, डिजिट वाला 0, इस 0 की खोज तो आर्यभट्ट ने की है। इसका तो राम और रावण को भी नहीं पता था कि ये वाला 0 भविष्य में कलयुग के लोग यूज करेंगे, तो इस 0 की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इसलिए 0 को मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है? नेचुरल नंबर्स माना जाता है, ठीक है। समझ पाए आप इस चीज को? 1 2 3 4 एक बार को इनके लिए सिंबल थे, इनके लिए सिंबल थे, लेकिन ये जो 0 है इसका यूज किसने सिखाया? आर्यभट्ट ने सिखाया हमको। समझ पाए इस चीज को? फिलहाल ये इतना बहस का मुद्दा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे मतभेद हैं, सब लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं, लेकिन जो सबसे जनरल बात है वो यही है कि भाई इस 0 के प्रयोग से उस समय के लोग वंचित थे, वो लोग यूज नहीं करते थे, तो 0 को आर्यभट्ट ने हमें यूज करना सिखाया गणित के अंदर एज ए डिजिट। तो 0 को क्या मानते हैं? एक मानव निर्मित संख्या मानते हैं, जबकि बाकी संख्याओं को हम, क्योंकि हम प्रचलन में थी ये संख्याएं, इनको हम अलग अलग चिन्हों के साथ यूज कर रहे थे, तो इन संख्याओं को क्या माना गया? प्राकृतिक संख्या माना गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको 0 ना दूं, मैंने कहा आपसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ है, 0 नहीं है, तो अगर 0 नहीं है तो आप 10 नहीं लिख पाएंगे ना, अगर 0 नहीं है आप 20 नहीं लिख पाएंगे, 0 नहीं है तो आप 100 भी नहीं लिख पाएंगे, 0 नहीं है तो आप 108 भी नहीं लिख पाएंगे। समझ पाए आप? तो 0 के बिना सभी संख्याएं लिखना संभव नहीं है, इसलिए जब तक 0 नहीं आएगा पूर्ण संख्याएं नहीं बनेंगी। पूर्ण संख्याओं का मतलब वो इनकम्प्लीट रहेगा, नंबर सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा। 0 को इंक्लूड करने से क्या बनता है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। मतलब 0 के यूज से और इन प्राकृतिक संख्या के यूज से आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, ये मतलब है यहाँ पर। अगर 0 का आपके पास 0 नहीं होगा तो आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। आप 207 नहीं लिख पाओगे, आप 309 नहीं लिख पाओगे, 309 नहीं लिख पाओगे अगर 0 ही नहीं है आपके लिस्ट में। तो 0 नहीं होगा तो आप सभी नंबर नहीं लिख सकते, और 0 होगा तो वो जो फिर पूरा सेट है, वो जो सभी डिजिट्स का सेट है, एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन को क्या बोला गया है? सेट ऑफ होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोला गया है। तो उसकी हेल्प से आप डेसिमल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर का मतलब है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन में लिखा है कि पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक है। मतलब पहली बात तो ये कि किसी भी निगेटिव नंबर के बारे में परफेक्ट नंबर की बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि परफेक्ट नंबर किसका प्रकार है, किसका एक टाइप है? पॉजिटिव इंटीजर का टाइप है। पॉजिटिव इंटीजर के बीच हम देखेंगे कि कौन परफेक्ट है और कौन परफेक्ट नहीं है। निगेटिव के अंदर परफेक्ट नॉन परफेक्ट की बात नहीं होगी। दूसरी बात, इसके अंदर एक बहुत स्पेशल वर्ड आया है जिसका मतलब आप में से बहुत सारों को शायद ना पता हो। प्रॉपर डिवाइजर किसे बोलते हैं? प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं? प्रॉपर डिवाइजर में जैसे एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझते हैं। जैसे 10 है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी 10 का एग्जांपल लिया था। तो 10 किस किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है और 10 से कटता है। तो जब किसी भी चीज़ के हम फैक्टर लिखते हैं, यानी हम उन संख्याओं को लिखते हैं जिनसे वो डिविजिबल है, जिनसे वो भाज्य है, जिनसे वो कटती है, तो हम उस संख्या को नहीं लिखेंगे जिसके हम डिवाइजर लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 10 को हम नहीं लिखेंगे, मतलब वो संख्या स्वयं नहीं आएगी अपने फैक्टर में। अगर वो संख्या स्वयं नहीं आएगी तो बाकी जो बच्चे वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। समझ पाए यहाँ पे इस चीज़ को? जैसे कहीं पर लिखा है 18, तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और किससे कटता है? 18 से कटता है। इसके बाद सीधे 9 से भी कटता है बीच में, है ना? 9 दूनी 18, फिर 18 से कटता है। तो यहाँ पर सिर्फ 18 को नहीं लिखना आपको, 18 के अलावा जितने भी हैं 9, 6, 3, 2, 1, ये सब क्या है? प्रॉपर डिवाइजर है। समझ पाए आप इस चीज को? यानी फैक्टर्स के अंदर उस संख्या के अलावा जितने भी फैक्टर हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर डिवाइजर बोलेंगे। अब उन सब का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए? उस इंटीजर के बराबर होना चाहिए। जैसे क्या मतलब है इस चीज का? जैसे मैंने 6 लिखा, 6 के प्रॉपर डिवाइजर कौन से हैं? प्रॉपर फैक्टर कौन से हैं? 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और 6 लिखना नहीं है, क्योंकि अगर 6 लिख देंगे तो डिवाइजर फिर प्रॉपर नहीं कहलाएंगे, है ना? जो संख्या के हम फैक्टर लिखते हैं उसको नहीं लिखना होता, तब वो प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। स्पेशल लिखा है ना यहाँ पर प्रॉपर डिवाइजर, तो हम इस 6 को नहीं लिख सकते। अब इसका सम करिए आप, 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 करने पर क्या आ गया? 6 आ गया। तो जब ये सम उस संख्या के बराबर होगा जिसके ये प्रॉपर फैक्टर हैं, जिसके ये प्रॉपर डिवाइजर हैं, तो फिर ये नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझ गया परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? जैसे 28 है, 28 के फैक्टर क्या होंगे? 28 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और 7 से भी कटता है। ठीक है, 14 से भी कटता है। ठीक है, 28 लिखना नहीं है, क्योंकि 28 लिख देंगे तो फिर प्रॉपर डिवाइजर नहीं कहलाएंगे। अब इनका सम करिए आप, तो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो जब ये सम मिला के इस 28 के बराबर है, इसका मतलब 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। अब जैसे ये 18 है, 18 के प्रॉपर डिवाइजर कौन से हैं? 1 2 3 6 9 है, तो 9 6 15 + 3 18 + 2 20 और 1 21। तो ये सम जो है तो 21 है। 21 18 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है, ये नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही 5 और 2 7 और 1 8, 8 10 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर कौन है? एक तो 6 है और कौन है? 28 है। समझ पाए आप इस चीज़ को? और आपके सामने फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर लिखे हैं, 6 28 496 8128, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है 33550 336। ठीक है, तो क्योंकि परफेक्ट नंबर की कंडीशन बहुत कम नंबर में सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए आप देखिए 5th नंबर ही कितना बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये नंबर? 3,35,50,336। इतना बड़ा नंबर है 5th नंबर ही। सोचे 6th नंबर कितना बड़ा होगा, 7th नंबर कितना बड़ा होगा। तो इसका जब भी सवाल आता है तो इनिशियली पूछते हैं सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है। ध्यान रखना है भी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, UPSSC में कई बार पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है। यहाँ तक कि UPPSC में भी पूछा गया है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? 6 होता है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 है। ठीक है, समझ पाए आप?
उससे बड़ा कौन सा है 28 है, उससे बड़ा कौन सा है 496 है। बस इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और बोलेंगे बताइए इसमें से कौन सा परफेक्ट है। तो परफेक्ट आप याद कर लो 6, 28 और 496। बाकी कोई बहुत बड़ा नंबर ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि उसके फैक्टर करके जोड़ने में बहुत समय लगेगा और आप जानते हैं कंपटीशन में समय की कमी होती है, तो वो सवाल ऐसा पूछेंगे ही नहीं कि बहुत बड़ा नंबर क्यों देंगे जिसके फैक्टर करने में टाइम बहुत लगे। तो नंबर छोटा ही देंगे, उसमें आप चेक कर सकते हो और कोशिश करिए 6, 28 और 496 को आप याद रखें एज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें p/q में बदला जा सकता है। देखने में आपको लगेंगे नॉन एंडिंग सीरीज, जैसे थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि भाई कुछ नॉन एंडिंग सीरीज ऐसी होती हैं जिसमें दशमलव के बाद एक पैटर्न बनता है, रिपीटिशन होता है ना, बारंबारता होती है कि चीज़ की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो उन संख्याओं को हमने परिमेय संख्या कहा था। परिमेय संख्या कहा था तो इसका मतलब उनको क्या कर सकते हैं, p/q में बदल सकते हैं। तो आइए बदलते हैं, यही काम है इस टॉपिक के अंदर। सपोज यहाँ पर लिखा है 0.2 पे बार, 0.2 पे बार। तो आप सब इसका मतलब जानते होंगे कि 0.22222 इस तरह से है। इसका मतलब 0.22222 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसको मुझे p/q में बदलना है। पहले मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट आपको इसके ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम देखेंगे लाइन से। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको x के बराबर मान लिया। जिन लोगों को x से नफरत है, जिन लोगों को x से नफरत है वो इसको y मान लें। ठीक है, आपका दुख दुनिया में बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे, तो आप इसको y मान लें। ठीक है, और जिनको नहीं है कोई प्रॉब्लम x से वो x ही मान लें, आपकी चॉइस है। चलिए ठीक है, x ही मान लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी कॉपी में y लिख लेना। तो x = 0.2222 इस तरह से है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.222 इस तरह से हो जाएगी या नहीं। मानते हो इस चीज़ को? भाई किसी भी संख्या की अगर कोई संख्या दशमलव में, मैंने कहा आपसे 12.34 है, अगर इसकी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट एक प्लेस राइट में खिसकेगा, यानी आंसर क्या आएगा 123.4। और डिवाइड करने पे क्या होता है, पॉइंट कहाँ खिसकता है, लेफ्ट में खिसकता है। अगर मैंने 10 से डिवाइड किया होता तो ये बनता 1.234। क्लियर है बात? तो अगर मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। और मैंने डिवाइड किया होता तो पॉइंट कहाँ जाता, लेफ्ट में जाता। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट तो सिमिलर है, तो माइनस करने पे कैंसिल आउट हो गया। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इस 10x माइनस x करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 9x। तो x की वैल्यू यहाँ से 2/9 आ गई या नहीं। ये हमारा आंसर है, p/q में बदलना था हमें इसको। ठीक है ना, p/q में बदला गया। अब सपोज कोई सवाल ऐसा होता 0.5 पे बार, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना होता। 0.5 पे बार है तो क्या करेंगे, 5 के अपॉन में 9 आ जाएगा बस। यानी अगर कोई भी सवाल 0.a पे बार है, 0.a पे बार, तो आंसर क्या होगा, a/9 होगा। समझ पाए आप इसको? रिपीट करके देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो ट्रिक ये है कि भाई अपॉन में 9 लगा देंगे सीधे। ठीक है, अब यदि 2 डिजिट होती हैं, सपोज मैंने बोला कि 0.12 पे बार है, 0.12 पे बार, तो इसका मतलब क्या है कि 0.121212 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। तो मैंने इस चीज़ को x मान लिया, x की वैल्यू को मैंने 0.121212 मान लिया। ठीक है, अब यदि मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका जवाब होगा कि सर ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा इस 2 के बाद, यानी कि 12.121212 इस तरह से आ जाएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को? अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो आपके सामने क्या मिलेगा, आपको 99x हो जाएगा। 100x माइनस x, भाई लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है, राइट में से राइट माइनस होती है। तो पॉइंट के बाद का सारा पार्ट तो इक्वल है। 100 से हमने मल्टीप्लाई की ही इसलिए थी, हमारी साजिश थी कि पॉइंट के बाद का पार्ट सेम हो जाए और हम उसको काट पाएंगे, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई की। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 1.2121 होता। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 है और नीचे पॉइंट के बाद 2 होता, तो कैंसिल नहीं हो पाता वो, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि पॉइंट के बाद का पार्ट सिमिलर हो जाए और हम उसको ऐसे स्टाइल से काट पाएँ। ठीक है, अब बताइए 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 आएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/99।
ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब बहुत सारे लोग जानते हैं, कलाकार हैं, कि 3 से 4 बार कटेगा और 3 से ये 33 बार कटेगा और उनका उत्तर होगा 4/33। ये नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन थी, इसको हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यानी मानक भिन्न में बदल दिया। भिन्न के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि भिन्न अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भिन्न के बारे में हम फिर किसी बारे में बात करेंगे, अभी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मुद्दा क्या है, फ्रैक्शन में बदलना है, P/Q में बदलना है। किसको, जो नॉन एंडिंग सीरीज है, जिसके अंदर पैटर्न होता है, जिसके अंदर रिपीटेशन होता है, यानी डिजिट की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि भी जिंदगी में कोई नंबर 0.AB पे बार, यानी A पे भी बार और B पे भी बार, ऐसा कोई नंबर दिखे तो इसको मैं AB/99 बोलूंगा, AB/99 बोलूंगा। सीधी सी बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर 0.23 पे बार, सुन रहे हैं सभी लोग, 0.23 पे बार, इसको P/Q में बदलिए। ठीक है, तो 0.23 पे बार को P/Q में कैसे बदलेंगे, आप सिर्फ 23/99 लिख दीजिए, इतनी सी बात है बस। किसी से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर। किसी से ऊपर नीचे कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो, नहीं तो मत करो, ये आंसर हो गया। सपोज 0.25 पे बार है तो आपका आंसर क्या हो गया, 25/99। यहाँ पर बार है, ठीक है, 25 पे बार है तो कैसे करेंगे, 25/99। समझ पाए आप इसको, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि 3 डिजिट हैं, 0.123, इस पे बार है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.123 तो बेसिक में बता देता हूँ, कर नहीं रहा हूँ इस बार पूरा। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, x मान लेंगे इसको कि x की वैल्यू क्या है, 0.123 ऐसे है। और जब आप इसके, चलिए कर देता हूँ 2 स्टेप का तो है ही, 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x की जो वैल्यू है वो होगी 123.123 इस तरह से आएगी। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट में से लेफ्ट साइड और राइट में से राइट साइड, तो ये बचेगा 999, यानी 999x इज इक्वल टू 123। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 123 डिवाइड बाई 999। तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ गई होगी कि भाई 0.ABC पे बार है, 0.ABC पे बार है तो इसमें क्या करना होता है, इसमें ABC लिखो और बटे में कितने 9 आएंगे, 3 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार सिर्फ A था, 0.A पे बार था तो A/9 आ रहा था। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर कि भाई जितनी डिजिट पे बार है ना उतनी बार अपोन में 9 आ जाएगा, बात खत्म। समझ पाए इसको। चलिए आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी मुझे पता है, वो भी लेते हैं, थोड़ा सब्र रखो। अब बहुत सारे कलाकार कहेंगे कि सर ये वाला सवाल तो नहीं कराया आपने कि 0.1 और बार सिर्फ 2 पे है ना, यही था आपके दिमाग में कि 0.1 और 2 पे बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ 0.1222 इस तरह से हुआ ना सवाल। अब इसको मैंने x मान लिया कि x की वैल्यू 0.122222 इस तरह से है। ठीक है, क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। पहले 10 से करो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, बेसिक भी पता होना चाहिए। कभी ट्रिक भूल गए तो ट्रिक डेवलप कर लोगे अपने आप। किसी को पढ़ाना पड़ जाए, अपने बच्चों को एसएससी की तैयारी कराओगे तो बच्चे ने पूछ लिया कि पापा ये हुआ कैसे, तो ऐसे बताना पड़ेगा ना। लंबे समय तक ऐसे बातें ध्यान रहती हैं। गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट इससे डेवलप होते हैं, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, चीज़ों को समझने की आदत पड़ती है, रटने की जगह समझने पर ध्यान दो। और ट्रिक भी डेवलप करो, ट्रिक समय बचा के देती है और समझना कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपको गणित को याद रख पाओगे आप चीज़ों को। ठीक है, तो 10x की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.2222 इस तरह से आ गई है। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर मैं 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं एक बार और गुणा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कंडीशन अच्छे से नहीं लग रही है, आपको भी नहीं लग रही होगी। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पूरा पूरा कटेगा, तो है नहीं। तो मैंने बोला कि एक बार 10 से और कर लो मल्टीप्लाई, तो ये 100x हो गया। 100x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 12.222222 आ गई है ना। 2 की तो भरमार है, 2 कितनी बार भी लिख लो, मैं चाहूँ तो एक बार 2 और लिख लूँ, मेरी मर्जी। यहाँ भी मैं एक बार 2 और लिख लूँ, मेरी मर्जी, कितने भी 2 ले लो आप। अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन में से ये ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करना है। तो सबका जवाब होगा कि सर 90x इज इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल, इक्वल पॉइंट के बाद वाला पार्ट, और 12 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11/90। यही आपका आंसर है। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो जल्दी ऐसे करेंगे कि कभी भी आपके सामने कोई ऐसा सवाल है जिसमें 0.AB में सिर्फ b के ऊपर बार है, सिर्फ b के ऊपर बार है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले आपको ये पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर क्या है, AB, और AB में से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है।
पूरा नंबर लिखेंगे ए बी, दशमलव के बाद वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दशमलव के बाद का पूरा नंबर क्या है, ए बी। ए बी में से क्या घटाएंगे, जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, ए पे, ठीक है। ए बी में से ए घटा दिया। अब जितने डिजिट पे बार है उतनी बार तो आएगा 9। यहाँ कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9 आ गया। और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार आएगा 0। तो ए के ऊपर बार नहीं है, ए अपने आप में एक डिजिट है, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पूरी संख्या में से हम वो संख्या घटाते हैं जिस पे बार नहीं है, और अपोन में जितने संख्या पे बार है उतनी बार 9 और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0। फॉर एग्जाम्पल 0.34 पे बार, 4 पे बार है, 3 पे नहीं है, ठीक है। अगर 3 पे भी बार होता तो आंसर डायरेक्ट क्या होता, 34/99 होता, लेकिन अभी 3 पे बार नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 34 लिखो, पूरा 34 लिखो पहले, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी इस 3 को माइनस कर देंगे, -3, ठीक है। 0.34 के ऊपर बार था तो पूरा 34 लिखा, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। अपोन में जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0, तो आंसर क्या होगा, 31/90, ठीक है। समझ पाए। अब जैसे ये वाला सवाल था 0.12 पे बार, तो क्या करेंगे, भाई 12 है, 12 में से क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 पे बार नहीं है, तो 12 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 11, और बटे में क्या आएगा, अपोन में क्या आएगा, 2 एक डिजिट है और इसके ऊपर बार है, तो यहाँ पर एक 9 आएगा, और एक डिजिट 1 है, 1 के ऊपर बार नहीं था, ये मैंने राइट का निशान लगा रखा है, बार नहीं है ये, ठीक है। तो 1 के ऊपर बार नहीं था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। अब सपोज कोई सवाल ऐसा है कि भाई 0.ABC है और बार है BC के ऊपर, A के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पूरा ABC लिखेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे, और अपोन में क्या आएगा, जितने डिजिट पे बार है, बार कितने डिजिट पे है, B और C 2 डिजिट पे है, तो 2 बार 9 आएगा, और जितने डिजिट पे बार नहीं है, A पे नहीं है बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। सपोज यहाँ पर सवाल है 0.ABC में सिर्फ C पे बार है, तो आप क्या करेंगे, ABC में से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार A पे भी नहीं है, B पे भी नहीं है, यानी AB को घटा देंगे आप, और अपोन में जितनी डिजिट पे बार है उतनी बार 9 और जितनी डिजिट पे बार नहीं है उतनी बार 0। समझ पाए इस चीज़ को। उदाहरण ले लेते हैं एक, कि सपोज क्वेश्चन ये है कि 0.123 में 23 पे बार है, तो क्या करेंगे, 123 में से 1 को घटा देंगे, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। 123 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 122, और बटे में 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 2 बार 9 आएगा, और एक संख्या पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, एक सवाल नीचे वाले केस का ले लेते हैं, कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 0.234 में 4 पे बार है, सिर्फ 4 पे, तो बताइए 234 में से क्या घटाएंगे, 234 में से हम घटाएंगे 23, ठीक है। अच्छा, 234 में से 23 घटा के क्या मिलने वाला है हमको, 234 में से 23 घटाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 211, 211, और 211 के अपोन में क्या आएगा, एक डिजिट पे बार है तो एक बार 9 आएगा, और 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 बार 0 आएगा। समझ पाए आप इस चीज़ को। किसी को इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट होने की वैसे गुंजाइश नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए हो सकता है आपको सब चीज़ें, हो सकता है 1-2 स्टूडेंट ऐसे हों जिनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों, उनका रिवीजन हो गया होगा, और फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने बहुत शुरुआत से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हो सकता है इसका क्वेश्चन ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ज़रूर, चाहे वो एडवांस मैथ के अंदर हो चाहे कहीं हो, मतलब ये चीज़ें इंडिविजुअल नहीं है, इन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। ये बेसिक्स में आती हैं, बेसिक्स का मतलब आधार है ये। जैसे किसी घर बनाते हैं तो घर का जो आधार होता है, नींव जो होती है, वो सबसे पहले रखी जाती है, और उसको दीवार से भी बड़ा रखा जाता है। तो हमको इस बेसिक पे उस टफ वाले पार्ट से भी ज़्यादा काम करना है, समझ रहे हैं आप। मतलब जो बेसिक है, जैसे कैलकुलेशन है, स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन है, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन तो इंडिविजुअल आते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज अर्थमेटिक के हर चैप्टर के कैलकुलेशन में भी तो है। हम आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, क्या वहाँ पॉइंट की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्या वहाँ फ्रैक्शन में नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी तो कैलकुलेशन ही करनी है कहीं ना कहीं। तो अगर हम ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट पहले कर लेते हैं तो एक तो हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो आएगा वो हम कर पाएंगे एग्जाम में, और जब हम आगे का अर्थमेटिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट हमारा फास्ट होगा और हम चीज़ों को जल्दी समझ रहे होंगे, और एग्जाम में भी हम टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बिना देखो एग्जाम में क्वेश्चन सभी को आते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो नियत समय में कम समय में उसको कर ले, ठीक है। गणित का सवाल बहुत भारी नहीं आते हैं,
किसी भी एग्जाम में गणित बहुत भारी नहीं आता है, लेकिन भारी या टिपिकल किस सेंस में कहते हैं लोग कि टाइम टेकिंग था, सवाल 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था लेकिन आपको 2 मिनट लग गए। तो वो चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अक्सर इस नंबर सिस्टम को हल्के में ले लेते हैं। हमको गुणा भाग की टेक्निक्स नहीं आती हैं, हमको कैलकुलेशन की स्लो ट्रिक्स नहीं आती है, सिंप्लीफिकेशन हमने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बैंक का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। बैंक में आता है सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, बैंक में आते हैं अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, तो हम सिंप्लीफिकेशन पे वर्क नहीं करते। हालांकि बैंक के एग्जाम के बराबर वर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड में प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो उन चीज़ों को हम पहले बूस्ट करेंगे। तो पहले नंबर सिस्टम के अंदर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अगली 3-4 क्लासेज में। उसके बाद जो हमारा कोर अर्थमेटिक है उस पर हम आ जाएंगे, जहाँ पर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा जैसे आपको लगेगा आप हर क्वेश्चन में खुद इन्वॉल्व हो। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा वो बहुत ही जॉयफुल और इनोवेटिव होगा। हर क्वेश्चन आपकी अपनी दुनिया से रिलेटेड है, आपकी अपनी लाइफ से है। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जो चीज़ आपको लगती थी कि हमें कभी नहीं आएंगी या हमें समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ तो आपको पहले से ही आती है, बस आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपको ये एहसास मैं करा दूंगा कि सब कुछ आपको पहले से ही आता है, बस आपने पहले कभी ऐसे सोचा नहीं। आपके सोचने का तरीका सिर्फ गणित था। अब गणित के अलावा आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गणित भी आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना बाकी सब कुछ है। चलिए, आज की इस फर्स्ट क्लास में आपसे इतना ही इंटरेक्शन हो पाएगा। इससे आगे की बात को हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि बिल्कुल निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं धीरे धीरे। आप बस पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी नई वैकेंसी आ सकती है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी ही आपका हर सपना पूरा होगा। बस आप अनअकैडमी पर और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।